अच्छा जी, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मई जून 17 P32 क्वेश्चन नंबर 3 अकाउंट्स का। ये जल्दी से पेपर खोल लो तो हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा जी, आ जाओ पेपर पे आ जाते हैं अभी हम। ठीक है, चलो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। लुशान एंड सैमसन आर द डायरेक्टर ऑफ सेट लिमिटेड। एक सेकंड में जरा चेक करूँ, वो सारी आ रही है। ठीक है। लुशान एंड सैमसन आर द डायरेक्टर ऑफ जेट लिमिटेड विच वॉज न्यूली फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2016। ठीक है, 1 जनवरी 2016 पे ये फॉर्म हुई है। ठीक हो गया, एक सेकंड रुकना। ये पेन कलर चेंज कर लें और उसकी चीज़ें भी चेंज कर लूँ मैं। ओके, ओके हो गया। अच्छा, दे अंडरस्टैंड दैट दे आर लीगली ऑब्लिग टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो जानते हैं कि उन लोग को जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बताना चाह रहा है आईएएस के अकॉर्डिंगली, जो आपने पढ़े हैं IS 1, IS 2, IS 16, IS 36, 37, 38, जितने अभी आप लोग ने आईएएस पढ़े 7, 8, वो सारे के सारे ऑब्लिग को लगाना जरूरी है। अच्छा जी, पढ़ें। स्टेट, पहला पार्ट है स्टेट 4 reasons why the business should comply with international accounting standard when the financial statement are prepared। बताओ, रीजन बताओ क्यों एक बिजनेस को जो है ना कंप्लाई करने की जरूरत है। हम लोग ने शुरू में पढ़ा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप इसके लिए इस्तेमाल करते हो, सबसे पहली बात की कंपैरेबिलिटी आसान होती है एक इन्वेस्टर के लिए। अगर एक अमेरिकन इन्वेस्टर बैठ के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भेजना चाह रहा है तो उसको पता होना चाहिए, उसको एक आइडिया होनी चाहिए यार, अमेरिका में जैसे बन रहा है वैसे ही पाकिस्तान में बन रहा है, तो लिहाजा वो कंपेयर करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकेगा। रिलायबिलिटी होती है भाई। तो हम लोग सारे रीजन लिखते हैं, आज जरा देखते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं और उसके ऊपर रीजन देखते हैं। ठीक है भाई, ये आपने पेपर खोल लेना है। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? ए वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक हो गया, जूम भी कर देते हैं। चलो भाई, लिखना स्टार्ट करो। ये ए पार्ट है हमारा। थोड़ा सा इसको मैं जो है ना खूबसूरत बनाने के लिए इसको थोड़ा सा यूं कर देते हैं, तो आप फॉलो करते रहेंगे। अच्छा जी, पहला रीजन कि क्यों जो है ना कोई आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स टू बी कंपेयरेबल। ठीक हो गया। दूसरा रीजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड्स टू बी रिलायबल। तीसरा रीजन, फाइनेंशियल statements need to be relevant to make decision making। ठीक है, डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ रीजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू बी अंडरस्टैंडेबल। अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो तो आपके जो है ना अकाउंट जो है ना अंडरस्टैंडेबल होते हैं वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर के लिए। जब वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी जरूर आएगी। अंडरस्टैंडेबल बाय डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टेड स्टेक स्टेक होल्डर्स। ठीक हो गया। ये हमारा ए वाला पार्ट। चार रीजन हम लोग ने प्रोवाइड कर दिए कि क्यों कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए अपना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखेगा। चलो भाई, बी वाला पार्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्टूवर्डशिप विद रिगार्ड टू द रोल ऑफ डायरेक्टर। बताओ स्टूवर्डशिप क्या होती है? बताओ ना यार, क्या होती है स्टूवर्डशिप, क्या होती है? जल्दी से बताओ यार, स्टूवर्डशिप क्या होती है विद रिगार्ड टू द रोल ऑफ डायरेक्टर। आज उधर लिख के देखते हैं कि क्या होती है जरा। स्टूवर्डशिप कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग डील करते हैं। ये हमारा बी वाला पार्ट है तो साथ में आ जाएगा। ठीक है, बी वाला पार्ट है, स्टूवर्डशिप को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। द डायरेक्टर्स, उसने अगर बोला है कि डायरेक्टर की रोल से बताओ कि स्टूवर्डशिप कौन होता है, स्टूवर्ड कौन होता है। स्टूवर्ड वो होता है जो कि डायरेक्टर के लिए काम करता है। जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। द डायरेक्टर्स manage the company on the behalf of the owners। लेट सपोज मेरे लिए कोई काम करता है तो वो मेरे लिए कौन होता है? स्टूवर्ड होता है। वैसे ही एक डायरेक्टर के लिए, ओनर्स के लिए कौन काम करते हैं? डायरेक्टर काम करते हैं। डायरेक्टर कब अपॉइंट किए जाते हैं? जब एनुअल जनरल मीटिंग की जाती है। तो ओनर्स के लिए कौन काम करते हैं? आपके डायरेक्टर्स काम करते हैं। डायरेक्टर्स के लिए कौन स्टूवर्ड होगा? मैनेजर होगा। तो जो जिसके लिए काम करते हैं वो कौन होते हैं? आपके स्टूवर्ड होते हैं। जरा देखिएगा, द डायरेक्टर मैनेज द कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर्स। जैसे हम लोग कौन कहते हैं? ओनर्स को क्या कहते हैं दूसरे लफ्जों में? शेयर होल्डर्स। ठीक हो गए, शेयर होल्डर्स।
शेयर होल्डर्स, यहाँ तक आपको जो है ना 1 मार्क्स जो है ना असाइन कर देगा वो, ठीक हो गया। दे आर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल एंड रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट टू दी, एंड रिपोर्ट टू द ओनर्स, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको 1 और मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक का कॉन्सेप्ट है, स्टूवर्ड कौन होते हैं, जो किसी के लिए काम कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है द डायरेक्टर्स prepared the following draft statement of the financial position of the financial position, ठीक हो गया। पेन लेके आते हैं। अच्छा, द डायरेक्टर्स प्रिपेयर, द डायरेक्टर्स प्रिपेयर, एक सेकंड रुकिएगा। The directors prepare the following draft statement of the financial project 31st December 2016, ठीक है, 31st December 2016 के ही है। Z लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोवाइडेड दी हुई है। नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विटी, इक्विटी दी हुई है आपके पास, ऑर्डिनरी शेयर दिए हुए हैं, रिटेन अर्निंग दी हुई है, टोटल इक्विटी दी हुई है, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल एंड टैक्सेशन, और आपको टोटल दिया हुआ है। नीचे चलते हैं, ठीक हो गया। नीचे चलते हैं, कुछ आपको जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ना प्रोवाइडेड है, जरा इसको रीड करके देखते हैं क्या प्रोवाइड कर रहा है। द जूलिया, जूलिया इज द ऑडिटर ऑफ द जेड लिमिटेड, ये इंटरनल ऑडिटर की पार्ट है। इंटरनल ऑडिटर मतलब कि एक फर्म ने इसको हायर करा हुआ है, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर ऑफ द जेड लिमिटेड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग हर ऑडिट शी वाज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जब वो ऑडिट कर रही थी तो इसको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। On 31st December 2016, Z Limited had been sued for the amount of 29,000, 29,000 के ऊपर जो है ना 29,000 का सू किसी ने इसके ऊपर चार्ज कर दिया है। लीगल एडवाइस इंडिकेटेड दैट Z Limited had a 90% चांस ऑफ लूजिंग द केस। अच्छा जी, ये जरा मुझे बताएंगे कौन सी जो है ना आईएएस है, ये आईएएस कौन सी है, बड़े बच्चों वाली चीज है, ये कौन सी आईएएस है, जरा हम देखते हैं इसको, जरा डिस्कस भी करते हैं कौन सी आईएएस है, बड़े ही बच्चों वाली आईएएस है ये। ठीक है, जल्दी से बताओ ये कौन सी आईएएस है, मैं जल्दी से जो है ना इसको टाइप करते हैं, टेक्स्ट लेके आते हैं और हम लोग बता दें आईएएस कौन सी है। सबसे पहले हमारे को पता है ये IAS 37 है, इसका नाम है कंटिजेंट एसेट। IAS 37 का नाम क्या है, प्रोविजंस, प्रोविजंस, कंटिजेंट, कंटिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट, कंटिजेंट लायबिलिटी, ये इसका नाम है। ठीक है, ये IAS 37 का नाम है। और अकॉर्डिंग टू 90%, ये आपकी जो लायबिलिटी है ये 90% है। हम लोग ने पढ़ा था अगर कोई भी सिचुएशन 50% से ज्यादा हो जाए तो उस चांस को हम लोग कहते थे ये पॉसिबल हो जाता है। जब ये चांसेस पॉसिबल हो जाते थे तो आप इसके साथ क्या करते थे, आप जो है ना मेक अ प्रोविजन बनाना स्टार्ट करते थे। जब आप प्रोविजन बनाना स्टार्ट करते हो तो प्रोविजन 2 जगह पे आते हैं। पहला प्रोविजन जो है आपको कहाँ पे आता है, इनकम, इनकम कहाँ पे आता है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर आता है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर किस नाम से आता है, एक्सपेंस के नाम से आपके पास आ रहा होता है। और आपके पास जो है ना एक और जगह आता है एसओएफपी के अंदर, एसओएफपी के अंदर किस नाम से आ रहा होता है, आपके अंदर लायबिलिटी के नाम से आ रहा होता है। आपने उस दिन बेटा हाजिर दिमागी के साथ ये सारी चीजें मार्क करनी होगी। ये कुछ भी नहीं था, बच्चों वाला था, 90% उसने मुझे प्रोवाइड दिया हुआ था। आगे पढ़ो। पहले वाले तो हम लोग ने सिचुएशन डील कर ली है, अब इसको कैसे ट्रीट करोगे एसओएफपी के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, वो जब बनाएंगे जब हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ो। इंक्लूडेड इन द ट्रेड रिसीवेबल वाज अ डेट ऑफ 30,000 ओड। एक सेकंड कैलकुलेटर में निकाल लूं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, आ जाओ आ जाओ। क्या बोल रहा है, ऑन इंक्लूड सेकंड वाली थी, इंक्लूड इन द ट्रेड रिसीवेबल वाज अ डेट ऑफ 30,000। बोल रहा जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर गए। बोले ये आपको ट्रेड रिसीवेबल नजर आ रहा है, ये ट्रेड रिसीवेबल नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा तो हाईलाइट कर लो जल्दी से बेटा, हाईलाइट कर लो, नहीं नजर आ रहा, ठीक है, हाईलाइट कर लेना, नहीं नजर आ रहा, हाईलाइट कर लेना, नहीं नजर आ रहा तो हाईलाइट कर लेना, ठीक हो गया। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, नहीं नजर आ रहा हमारे को, नहीं नजर आ रहा, हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये हम लोग ने हाईलाइट कर लिया। ट्रेड रिसीवेबल हमारा ये दिया हुआ है, ठीक हो गया। ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया हुआ, 2,17,000। बोला उसमें से जो 30,000 का जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, जो आपके ऊपर है, 30,000 का जो ट्रेड रिसीवेबल जो आपके ऊपर है उसकी बात कर रहा है। वो किसकी उधारी है, पी लिमिटेड ने हमारे से उधारी पे कुछ लिया हुआ है, विच वॉज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। और पी लिमिटेड जो है ना कुछ माली नुकसान के अंदर है, या माली जो है ना डिफिकल्टी के अंदर मौजूद है। द डायरेक्टर ऑफ जेड लिमिटेड हैड एक्सेप्टेड द ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम द पी लिमिटेड। उसने बोला, पी लिमिटेड ने आके बोला कि भाई जरा सुनो, पी लिमिटेड ने आके जेड लिमिटेड को बोला कि हमारे पास कुछ भी फाइनेंशियल नहीं है, पैसा नहीं बचा,
लिहाजा क्या करें, पी लिमिटेड ने अपने कुछ जो है ना फर्नीचर या कुछ जो है ना हमारे को प्रोवाइड कर दिया, हमारी फर्म को कुछ उसने प्रोवाइड कर दिए हैं। द डायरेक्टर ऑफ जेड लिमिटेड हैड एक्सेप्टेड द ऑफिस इक्विपमेंट, उसने अपने ऑफिस इक्विपमेंट उठा के दे दिए पी लिमिटेड ने हमारी कंपनी को। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा कितने के दिए? ऑन 31 दिसंबर टू सेटल 70% ऑफ द पी लिमिटेड डेट। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई 30,000 की उसके ऊपर उधारी थी, उसने 30,000 में से 70% आपकी उधारी उतार दी है, बकाया जो 30% है वो नहीं उतारी है। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे जरा देख लेना, ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे हम लोग जल्दी से जो ना उसकी कैलकुलेशन करके आ जाएंगे। जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, वो बोल रहा है हमारे को, जरा देखिएगा। अच्छा जी जरा देखिएगा, वो हमारे को क्या बोल रहा है कि आपकी जो 30,000 का जो खर्चा है, 30,000 जरा लिख लो, 30,000 का जो खर्चा है उसमें से जो मैंने 70% जो है ना पे ऑफ कर दिया है। जरा कैलकुलेटर में वैल्यू डालो, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 70%, जल्दी जल्दी करना, 70% 21,000 जो है ना उसने क्या कर दिया है, पेड कर दिया है। पेड कर दिया है इसका मतलब उसने फर्नीचर के उसमें पे करा है। इसका मतलब जब वो फर्नीचर मुझे देगा तो फर्नीचर हमारे लिए क्या होती है, नॉन करंट एसेट होता है, तो नॉन करंट एसेट आपको कितने से बढ़ जाएगा, नॉन करंट एसेट आपको कितने से बढ़ जाएगा, 21,000 से हमारा नॉन करंट एसेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा बकाया हमारे जो है ना कितने का लॉस हुआ है, 9,000 का जो है ना अता पता नहीं है। 9,000 हमारे लिए क्या होती है, बैड डेट्स होती है। जब बैड डेट्स होती है तो आपका ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाता है, फॉलो जाती है। ठीक हो गया, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, इसमें इसके बाद दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट द रिकवरी ऑफ द रिमेनिंग डेट वाज हाईली इम्प्रोबेबल, मतलब कि भाई चांसेस नहीं है, तुक्का लगा लो तुम, प्रोविजंस पहले से ही क्रिएट कर लो। अच्छा जी, थर्ड पे आ जाओ बेटा, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ। अ पीस ऑफ अ मशीनरी हैड बीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2016 फॉर 50,000। आपने जो है 1 जनवरी 2016 को जो है ना एक मशीनरी खरीदी जो कि $50,000 की थी। The machinery had been depreciated at the annual rate of 20% using the straight line method। यार ये तो इजी है ना, यार ये तो इजी है ना, स्ट्रेट लाइन लगाने आपने क्या करना है, कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज चार्ज कर देनी है। At 31st December 2016, it had been estimated fair value of 32,500 and estimated value of value नहीं। अच्छा यार आपने यार कितना बच्चों वाली चीज बता रहे हैं यार, कितनी बच्चों वाली चीज बता रहा है। IS 36 क्या होती थी, जरा देखो, जरा IS 36 क्या होती थी, एक मिनट जरा इसको टेक्स्ट पे लेके आऊं मैं, टेक्स्ट लेके आऊं, जरा बताना यार जल्दी से बताना। IS 36 क्या होती थी, IS 36 क्या होती थी, हम लोग ने ऊपर IS कौन सी बताई है, 37, ठीक है। हमारी IS 36 क्या होती थी, एक सेकेंड, IS 36 क्या होती थी, इसका नाम था इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स क्या बताता है यार, आपके पास दो वैल्यू होती है मेरे भाई, एक आपके पास जो है ना आपके पास नेट बुक वैल्यू होती है जिसको हम कैरिंग वैल्यू कहते हैं, उसको कंपेयर करते हो रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट के अंदर दो वैल्यूज होती है, एक वैल्यू इन यूज होती है और एक आपके पास दूसरी होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। भाई इसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिए, फेयर वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी है, एस्टिमेटेड वैल्यू भी कैलकुलेट करके दे दी, जो कि एनपीवी होती थी, वैल्यू इन यूज। आपने सिर्फ नेट बुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू निकालनी है, उसको कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से, और आपने जो है ना उसकी वैल्यू इंपेयरमेंट लॉस पे बता देनी है जो कि नॉन करंट एसेट से माइनस होगी। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से हम लोग जो है ना उसकी नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करके बता रहे हैं। आ जाओ। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है मेरे भाई, आप जाओ, 50,000 हम लोग ने एसेट करा है 1 जनवरी 2016, जल्दी से जाओ ऊपर देखो इसका ईयर एंड कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2016, इसका मतलब एक साल के ऊपर ही इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। जरा जाओ, जरा जाओ इसकी वैल्यू लेके आओ, कितनी है, 50,000, 50,000 पे 20% लगा दो, एक सेकंड दीजिएगा, इसको जरा सा मैं साइड पर करूँ। 50,000 पे 20% लगा दो, 50,000 पे, 50,000 पे, 50,000 क्या है आपकी उसकी कॉस्ट है, ठीक है, 50,000 पे क्या लगा दो, 20% लगा दो। 50,000 पे 20% कितना होता है जल्दी बताना, एक दो तीन चार, 20% लगाओ, इस पे क्या होता है, 10,000 आपकी जो है ना क्या है, 10,000 है आपकी डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखिएगा, आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू जो है आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 40,000, ठीक है, 40,000 आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया, कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, 40,000। अब जाओ रिकवरेबल अमाउंट के पास, जाओ रिकवरेबल अमाउंट के पास, जाओ रिकवरेबल अमाउंट लेके आओ, रिकवरेबल अमाउंट लेके आओ। हमारे पास कितनी है रिकवरेबल अमाउंट, दो एक रिकवरेबल अमाउंट है, जल्दी जाओ लेके आओ रिकवरेबल अमाउंट, जाओ लेके आओ, एक सेकंड जल्दी रुकना, रिकवरेबल अमाउंट लेके आओ। अच्छा जी, कौन सी है जरा देखना, फेयर वैल्यू है 32,500, फेयर वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर जाओ टैक्स पे, फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है 32,500। अच्छा वैल्यू इन यूज कितनी है जल्दी से बताना, वैल्यू इन यूज कितनी है, 19,500, 19,500,
19,500 है, 19,500 हमारी है, 19,500 क्या है हमारी फेयर वैल्यू हो गई है, वैल्यू इन यूज हो गई। अब आप मुझे ये बताओ रिकवरेबल अमाउंट में हम कौन सी अमाउंट लेते हैं। रिकवरेबल अमाउंट में हम लोग हमेशा ग्रेटर अमाउंट लेते हैं, हमें ये पता है, हमें ये पता है। फिर रिकवरेबल अमाउंट में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, हम लोग हमेशा ग्रेटर अमाउंट लेते हैं। तो इस केस में हमारी कौन सी ग्रेटर अमाउंट है, फेयर वैल्यू की ग्रेटर अमाउंट है। तो हम लोग क्या करते थे जरा बताना, क्या करते थे हम लोग, कैरिंग वैल्यू को, हम लोग कैरिंग वैल्यू को जो कि $40,000 है, उसको क्या करते थे, माइनस करते थे। किससे माइनस करते थे, जो कि रिकवरेबल अमाउंट होती थी। रिकवरेबल अमाउंट में कौन सी वैल्यू आएगी, वैल्यू इन यूज की आएगी, वो कितनी अमाउंट है, 32,500 की है, ऐसा ही है। जरा इसका आंसर तो बता दो, इसका आंसर बताओ मुझे क्या आएगा, जरा आंसर बताओ, माइनस करो, बताओ कितना इंपेयरमेंट लॉस आएगा। 40 में से -32,500 करेंगे तो 7,500 जो है आपको क्या आ जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। और इस इम्पेयरमेंट लॉस को क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट में से माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं था, सारा कुछ बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ इतनी मुश्किल बात उसने करी ही नहीं है। ठीक हो गया, आगे बढ़ो। अच्छा इतना ही दिया था, prepare a revised draft statement of financial position at first decision after the considering the information provided by Julia। आओ बेटा, अब करेंगे हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस जो जो हम लोग ने एडजस्टमेंट्स क्रिएट करी है। तो रिवाइज हम लोग जब रिवाइज करेंगे तो हमारे को पता है हमारे पास दो चीजें हुई हैं, नॉन करंट एसेट के अंदर दो चीजें हुई हैं, याद रखना नॉन करंट एसेट के अंदर दो चीजें हुई। एक तो तुम जो है ना पी लिमिटेड से एडिशनल ऑफिस फर्नीचर लेके आए, 21,000 रुपए के लेके आ गए हो। इसके साथ साथ आपने जो है ना एक और काम किया है, आपके पास इंपेयरमेंट लॉस हुआ है, कितने का हुआ है इंपेयरमेंट, 7,500 का। ये सारी चीज हम लोग करेंगे। आ जाओ फिर बेटा इसके अंदर आ जाओ, एक सेकंड रुकेगा। ये मैंने पहले से ही बना के रखी है, एक मार्जिन वार्जिन खींच के रखी है। ठीक है, थोड़ी सी मार्जिन इसकी जरूरत पड़ेगी, खैर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सही रहेगा मेरे ख्याल में, नजर आ रहा होगा इतना सा। ठीक है, नॉन करंट एसेट, ठीक हो गया। नॉन करंट एसेट में सबसे पहली चीज क्या आ रही है आपकी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू है आपके पास 47,800, शायद यही थी, 47,800 थी, 47,800। इसके अंदर नया एसेट आया 21,000 रुपये का जो पी लिमिटेड से लेके आया, और फिर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ 7,500 का। जरा कैलकुलेटर में डालो इसकी वैल्यू बताओ, जरा कैलकुलेटर में डालो इसकी वैल्यू बताओ, जल्दी से बताना। कैलकुलेटर में डालो इसकी वैल्यू बताओ, कैलकुलेटर में डालो इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 491,500। ठीक हो गया। अच्छा जी, थोड़ी सी मेरे ख्याल में लाइन जो है ना लंबी करनी पड़ेगी, खैर हो गई, अभी तो चल रही है, चलो आ जाओ। इसके बाद क्या है आपके पास, नॉन करंट एसेट के बाद क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ कि तुम लोग डिफर कर सको। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट के बाद क्या आती है आपके पास, करंट एसेट्स आते हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कोई डार्क कलर हो, ठीक हो गया। इसके बाद कौन से आते हैं आपके पास, करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स में आपके पास कौन कौन से होते हैं, याद रखना, IAPB, IAPB, IAPB। आई से आती है आपकी इन्वेंट्री, ए से आती है अकाउंट रिसीवेबल, पी से आता है प्रीपेड एक्सपेंस, बी से आता है बैंक या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन्वेंट्री लिखो, इन्वेंट्री कौन सी आती है, हमेशा SOFP आपके क्लोजिंग के हिसाब से चलती है, तो क्लोजिंग की इन्वेंट्री लेके आओ, जाओ इन्वेंट्री क्लोजिंग लेके आओ, जाओ जाओ लेके आओ। ठीक है, जाओ लेके आओ, बताओ कितनी आ रही है क्लोजिंग, कितनी आ रही है, शाबाश। 1,24,000 आपकी आ रही है, 1,24,000 आपकी इन्वेंट्री आ रही है जो कि क्लोजिंग है। अच्छा जी, आगे जाओ, आगे जाओ, नेक्स्ट टेक्स्ट हम लोग लगाते हैं। अब क्या है, अब क्या है जरा बताओ, ट्रेड रिसीवेबल। हमारे को पता है ट्रेड रिसीवेबल में एक तो काम हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल में एक तो काम हुआ है, वो क्या है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल में से एक बैड डेट हुआ है। कितने का बैड डेट हुआ है, 9,000 को, जाओ देख के आओ, जाओ देख के आओ, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, 2,17,000 का है, 2,17,000 का, जल्दी जल्दी बताएगा, 2,17,000 का है। उसमें से क्या होता है हम लोग माइनस करेंगे, अभी हम लोग ने बैड डेट देखा है 9,000 रुपये का, ठीक है, सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 9,000 का हमारा क्या है, नुकसान हो गया है, हमारा क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास 21,000 भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 21,000 भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों 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 करेंगे, 21,000 क्यों करेंगे, बेटा बेटा बात सुनो, बात सुनो, जरा बात सुनो। अभी हमारे को पी लिमिटेड ने 30,000 पे करने थे, हमारे को पता है 2,17,000 में से कितने जो है ना ट्रेड रिसीवेबल के अंदर थे, जी जी 2,17,000 थे। हाँ हाँ मुझे भी पता है, 2,17,000 में से 30,000 तो थे हमारे पी लिमिटेड है। क्या पी लिमिटेड ने 30 के 30,000 पे कर दिए, नहीं बिल्कुल नहीं करे। तो कितने पे करे थे उसने, 21,000 पे कर दिए थे। अच्छा, और फिर क्या होता, 9,000 का बैड डेट हुआ था, तो ट्रेड रिसीवेबल कितने से इन टोटल रिड्यूस होगी, 30,000 से रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जाओ कैलकुलेटर में डालो इस वैल्यू को,
कैलकुलेटर में डालो इस वैल्यू को, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करो। 187,000 आ रहा है, शाबाश बेटा, बताते रहो आंसर। 187,000 जो है ना आपको क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अच्छा जी, हम लोग जरा और नीचे जाते हैं और करते हैं। अच्छा जी, वापसी टैक्स पे चाहिए मुझे। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग लास्ट, अब कुछ भी नहीं बचा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जाओ ना, बताओ ना यार, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ होना चाहिए, 1,32,000, 132,000 आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है। जल्दी से लिख दो 132,000, 132,000 आपका आ गया है। ठीक हो गया। इन टोटल करो इसको कैलकुलेटर में, जल्दी से डालो, इसका टोटल निकालो, इसका टोटल निकालो। मेरे ख्याल में ये आ रहा है 124, 180, ठीक है, 443,000 आपका बन रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, एक टोटल एसेट की लाइन बना देंगे। टोटल एसेट कितने बन रहे हैं आपके, जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 491 है और ये हमारा ये है, तो हमारे पास टोटल एसेट भी आ जाएंगे, कोई मसले की इतनी बात नहीं है। टोटल एसेट लिख दो भाई इधर, टोटल एसेट लिख दो। टोटल एसेट के आगे जो है ना आप ये लिख दो, टोटल एसेट कितने बन रहे हैं, 934, 934 और 500 आपके बन गए हैं। ठीक हो गया बेटा। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, हमारा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एस ओ एफ टी के बनाने से पहले, ए इक्वल टू सी प्लस एल, ए इक्वल्स टू सी प्लस एल, ए इक्वल्स टू सी प्लस एल, आपको पता होना चाहिए यार, ये आपको तो पता ही होना चाहिए, कितनी बच्चों वाली चीज़ है, ए इक्वल्स टू सी प्लस एल। जब आप ए को कैलकुलेट कर लेते हो, अब आपके पास दो चीज़ें रह जाती हैं, सी प्लस एल बच जाता है। तो आ जाओ ना, करो ना, आ जाओ नीचे आ जाओ, कोई मुश्किल की बात नहीं है, आसान सा टॉपिक है ये। इसको ज़रा सा लाइन को मैं ज़रा लंबी खींच दूँ कि हमारे को मदद हो। ठीक हो गया, ये लाइन हो गई। अच्छा जी, ये वाली लाइन वापसी खींच लेते हैं। ओके ओके, डन हो गया, डन हो गया। तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं। ठीक हो गया, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक हो गया, नीचे जा रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया। अच्छा जी, इक्विटी एंड लायबिलिटी आती है, सी से हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी आती है। टेक्स्ट पे जाओ, इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इसके अंदर मुझे बताओ, सबसे पहले हमारे पास इक्विटी आती है। इक्विटी के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ रही है ऑर्डिनरी शेयर्स, जो हमारे को उसने प्रोवाइड किए हुए थे। ऑर्डिनरी शेयर इसके लिए पहले लिख रहा हूँ, उसके अंदर कोई वर्किंग नहीं है, $1 ईच शेयर था। ठीक हो गया, एक सेकंड, उसको जरा मैं, $1 ईच शेयर था, जाके उसकी वैल्यू लिख दो यार, जाके ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू क्या है, 5 लाख उसकी वैल्यू है, जाके लिख दो भाई, आसान है यार ये तो, ये वाली चीज़ तो आसान ही है, obvious सी बात है, 5 लाख उसकी वैल्यू, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या लाओगे, इसके बाद आप क्या लाओगे, रिटेन अर्निंग्स लेके आओगे, रिटेन अर्निंग्स लेके आओगे आप। रिटेन अर्निंग्स के अंदर भी बहुत सारी रिडस रिड्यूस जो है ना चीज़ें होंगी। आप सबसे पहले जाओ और मुझे बताओ रिटेन अर्निंग की अमाउंट कितनी है, 2,10,000 है, जरा के लिखो, 2,10,000 इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग में से आपने जो है 29, सबसे पहले तो आप 7,500 जो है ना माइनस करोगे कि इतना पैसा जो है ना इम्पेयरमेंट लॉस का पैसा हुआ, इतना पैसा आपने नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। इसके बाद आप बताओ, 9,000 का हमारे पास बैड डेट हुआ है, वापसी हमारा पैसा रिड्यूस हुआ, जो हमारा पैसा था, जो हमारे को मिलने वाला था, जो हमारी रिटेन अर्निंग थी, वो भी रिड्यूस हो गई। इसके अलावा हम लोग 29,000 कर रहे हैं। ठीक है, 29,000 कर रहे हैं, जल्दी से कैलकुलेटर में डालो, इसकी वैल्यू बताओ, बताओ इसका आंसर बताओ। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, इसको ब्रैकेट में डालो, कितना आंसर आ रहा है। शाबाश शाबाश, कितना आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपका 164,500, इसका आंसर आ रहा है। अच्छा, एक सवाल है कि ये 29,000 कहाँ से आ गया, बड़ी अजीब सी बात है, अपनी मर्जी से चल रहा है, ये 129,000 कहाँ से आ गया है, दिमाग घूम रहा है हमारा। जरा ये देखो बेटा, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाओ और ये देखो क्या इसके ऊपर क्या चार्ज नहीं हो रहा था। ये देखो 29,000 90% हो गया था, 90% में हमने क्या डिस्कस करा था भाईजान, 50% से अबव हो जाता है वो पॉसिबल चांस होता है, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, इनकम स्टेटमेंट में आपको डालना होता है, एक्सपेंसेस के अंदर, एसओएफपी के अंदर लाइबिलिटी हो जाती है, इसका मतलब रिटेन अर्निंग तुम्हारी कम हो रही है। ठीक हो गया, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। रिटेन अर्निंग हो गई, रिटेन अर्निंग के बाद आपके पास बचेगा, अब आपके पास टोटल इक्विटी आ जाएगी। ठीक है, टोटल इक्विटी आ जाएगी, कैलकुलेटर में डालो, जल्दी से बताओ कितना आएगा टोटल इक्विटी। इसको हम लोग जरा डैश डाल देते हैं कि सेपरेट हो जाए। टोटल इक्विटी जल्दी से कैलकुलेटर में डाल के बता दो बेटा, कितनी आ रही है। 664,500 आपके पास आ रही है, 5,000 नहीं, 500 आ रही है, 664,500 आ रही है। लास्ट चीज अब आपके पास रह गई है, लाइबिलिटीज रह गई हैं, क्या रह गई हैं, लाइबिलिटीज रह गई हैं।
अच्छा जी, और फिर इसको प्लस कर देंगे और मतलब इंशाल्लाह बैलेंस फिगर हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहले आप जाओ करंट लाइबिलिटी के अंदर और मुझे बताओ करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी दी हुई है, करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी दी हुई है। ट्रेड पेबल टैक्सेशन कुछ भी चेंज नहीं है, 108 ठीक हो गया, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले हमारा ट्रेड पेएबल्स है और इसके बाद हमारा क्या है, टैक्सेशन है। ठीक हो गया, ट्रेड पेबल टैक्सेशन की वैल्यू लिख देंगे हम लोग। ट्रेड पेबल की कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 188,000, 188,000 थी। और इसके अलावा आपकी टैक्सेशन की कितनी की वैल्यू थी, टैक्सेशन की वैल्यू लिखो ना यार, 53,000 आपकी वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, लास्ट चीज़ आपकी जो है ना लंबी वाली लाइबिलिटी रह गई है, ठीक है, वो भी हम लोग ने लिखनी होगी। ठीक है, नहीं बेटा यहाँ तो कोई है ही नहीं नॉन करंट लाइबिलिटी, मगर एक जो है ना करंट लाइबिलिटी आपकी है। करंट लाइबिलिटी क्या है, हमने जब भी डिस्कस करा था, जब भी क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, कहाँ गया, हम लोग ने यहाँ पे बनाया था नोट। जब भी हम डिस्कस करते हैं हम लोग बोलते हैं एसओएफपी में लाइबिलिटी में जब भी वो केस पॉसिबल हो जाए तो आप कहाँ करते हो, प्रोविजन बनाते हो, लाइबिलिटी के अंदर लिखते हो, कौन सी लाइबिलिटी के अंदर, करंट लाइबिलिटी के अंदर लिखते हो। तो हम लोग इसको किससे रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन फॉर कंटेंजेंट लाइबिलिटी, और इसको आप रिकॉर्ड कर दो किससे, 29,000 से रिकॉर्ड कर दोगे, 29,000 से रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, जरा बेटा बैलेंसिंग फिगर बताओ, क्या बैलेंसिंग फिगर आ रही है। बैलेंसिंग फिगर 664,500, 188,000, 53,000, 29,000, जल्दी से बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, तो हम लोग जो है ना जल्दी से लिखें और आगे वाले पार्ट पे जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, 641, अच्छा 641 नहीं, कितना आ रही सी अमाउंट बताओ, 934 और 500, ठीक हो गया, ठीक हो गया। 9,34,500 आपकी वैल्यू आ रही है, ऊपर भी जरा देख लो बेटा, ये हमारा जो है ना बेटा हमारा कौन से वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, हमारा जो है बेटा बी सी पार्ट जो है ना कंप्लीट हो गया है। जल्दी से बेटा आप लोग कॉपी कर लो तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी में आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट यू हैव मेड टू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो यार कितना ही सिंपल सवाल पूछ रहा है, बोल रहा है बेटा आपने जो है ये वाली चीज करी है ना, ये जरा देखो, ये वाली जो प्रोविजन फॉर कंटेंजेंट लाइबिलिटी करी है, रिटेन एंडिंग से माइनस करा है 29,000, फिर यहाँ पे प्लस कर रहे हो आप, तो ये क्यों कर रहे हो बताओ, बताओ तो दे देते, कोई मसले की बात नहीं है। अब थ्योरी बेस्ड है, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, डी पार्ट पहले पढ़ तो लो। एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट यू हैव मेड टू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। सबसे पहले आपने आईएएस का नाम भी जरूर बताना होगा, उसके भी 1 मार्क्स आपको सेपरेटली असाइन होंगे। चलो बस स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है भाई जरा बताओ, प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले इसका पार्ट लिख लूं मैं, डी अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस, अकॉर्डिंग टू IAS 37, उसका नाम प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड एंड कंटिंजेंट टेंजेंट एसेट। ठीक है, एस देयर इज 90%, हमारे को पता है 50% के अबव पे क्या हो जाता है आपका चांसेस, क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। जरा देखो, देयर इज अ 90% probability, probability of losing the case, therefore a provision for compensation, compensation of आपके कितने थे, 29,000 should be, should be shown as a current liability, या आप जो है ना अदर पेपर्स के अंदर भी इसको शो कर सकते हो। फर्दरमोर, furthermore deduction from retained earnings is to be done। ठीक हो गया, कोई मसले की बात नहीं है, डी पार्ट पे आपको आसानी से फुल मार्क्स जो है ना असाइन हो जाएंगे इस चीज के। पार्ट देखो, लास्ट पार्ट देखो, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग हिज अकाउंट ऑडिटेड, क्या फायदे हैं क्या नुकसान आते हैं अगर वो ऑडिटिंग करवाता है।
सिंपल एडवांटेज सिंपल डिसएडवांटेज है, अगर वो करवाता है तो क्रेडिटेबल हो जाता है, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अगर नहीं करवाता तो क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये कि कॉस्टली होता है। तो ये सारे रीजन है। तो हम लोग को कितने बताने एडवांटेजेस ने कहीं लिखा है, 5 मार्क्स दे रहा है तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, दो दो प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा जी, पहला एडवांटेज हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज लिखते हैं, इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी या रिलायबिलिटी, कोई भी इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, ऑफ अकाउंट्स। अच्छा ये अजीब सा लग रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। पहला पॉइंट हो गया आपके पास। दूसरा पॉइंट, मे बी मे बी हेल्पफुल इफ चेक wants to apply for बैंक लोन। ठीक है, मददगार साबित होगा। अगर बैंक लोन है तो सब देखेंगे भाई ये ट्रस्टवर्दी बंदा है, ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर इसका अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर चाहेंगे कि इसके अंदर इन्वेस्ट करें फ्रॉम थर्ड पार्टी। ठीक हो गया, अच्छी बात करी थी इसने, थर्ड पार्टी। ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना आपके जो है ना डिसएडवांटेज के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। एडवांटेज के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ ऑडिट फी। ठीक हो गया। दूसरा, नो नीड फॉर ऑडिट एज अ सोल ट्रेडर। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अंदर कुछ ऐसी पार्ट बात नहीं थी जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, अभी भी कंफ्यूजन है तो ज़रूर पूछ लेना। ठीक है बेटा, डन है, डन है, डन है।